नमस्कार। स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम सीधे उस मुद्दे की बात करेंगे जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 परीक्षा का संकट। एक ऐसा संकट जहां हाईटेक धांधली और प्रशासन की लापरवाही दोनों ने मिलकर एक बेहद महत्वपूर्ण सरकारी भर्ती को पटरी से उतार दिया। तो बिना किसी देरी के आईएएस के गहराई में चलते हैं। सबसे पहले इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 25,487। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये सीधे तौर पर उन सरकारी नौकरियों की गिनती है जो इस वक्त दांव पर लगी हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ और बाकी केंद्रीय सुरक्षा बलों की इन वैकेंसीज के पीछे लाखों उम्मीदवारों और उनके परिवारों के उज्जवल भविष्य की उम्मीद जुड़ी है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर होने वाली ये रिक्रूटमेंट ड्राइव अचानक बुरी तरह फेल कैसे हो गई। देखिए, नीट परीक्षा के विवादों के बाद देश में एग्जाम्स को लेकर पहले ही आक्रोश का माहौल है। ऐसे में ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि इस महत्वपूर्ण ऑनलाइन परीक्षा के सिस्टम में आखिर कहां और कैसे इतनी बड़ी दरार आ गई। आज हम इस पूरे क्राइसिस को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। हम इस संकट की शुरुआत से लेकर हाई टेक नकल सिंडिकेट्स, प्रशासनिक फेलियर्स, विरोध प्रदर्शन और आखिर में जो कैंडिडेट्स इससे प्रभावित हुए हैं उनके आगे के रास्ते के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस एसएससी जीडी संकट के एक्चुअल स्केल को समझते हैं कि इसका असर कितना बड़ा था। देश भर में लाखों कैंडिडेट इन 25,000 पदों के लिए दिन रात एक कर रहे थे। परीक्षा का आखिरी चरण 25 मई से 30 मई के बीच चल रहा था, लेकिन तभी अचानक कैंसलेशंस और पुलिस की छापेमारी ने सब कुछ रोक दिया। एक तरफ खुफिया पुलिस स्टिंग्स और दूसरी तरफ सिस्टम के बुरी तरह क्रैश होने से कई शहरों में यह भर्ती प्रक्रिया अचानक से एक चौटिक स्थिति में आके रुक गई। सोचिए उन मेहनती कैंडिडेट्स पर क्या बीत रही होगी। अब आते हैं इस संकट के सबसे हैरतअंगेज हिस्से पर, हाईटेक चीटिंग सिंडिकेट्स, जिन्होंने सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। इन डिटेल्स पर एक नजर डालिए। ये किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं लगता। यूपी एसटीएफ ने ग्रेटर नोएडा में और झारखंड पुलिस ने रांची में छापे मारे और दोनों जगह बिल्कुल एक जैसा पैटर्न मिला। नोएडा में 7 लोग पकड़े गए जो हर कैंडिडेट से 4 लाख रुपए वसूल रहे थे और एसएससी सर्वर को ही प्रॉक्सी के जरिए बाईपास कर रहे थे। वहीं रांची में 4 लोग गिरफ्तार हुए जहां रिश्वत 6 से 10 लाख तक थी और वहां रिमोट आईपी एक्सेस से स्क्रीन मिररिंग चल रही थी। कैश, लैपटॉप्स, राउटर्स और यहां तक कि कैंडिडेट्स के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी बरामद हुए हैं। ये सच में चौंका देने वाला है। ये पूरा इल्लीगल बिजनेस मॉडल आखिर काम कैसे करता था? ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह ऑर्गेनाइज था। बिचौलिए सबसे पहले उन कैंडिडेट्स को टारगेट करते थे जो आसानी से झांसे में आ जाएं। फिर गारंटी के तौर पर उनके असली एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स को अपने पास कोलैटरल के रूप में रख लेते थे, यानी उन्होंने छात्रों के भविष्य को ही गिरवी रख लिया। उसके बाद 10 लाख रुपए तक की भारी रिश्वत तय होती। एग्जाम सेंटर्स पर बाकायदा प्रॉक्सी सर्वर्स और स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर लगाए जाते और सेंटर के बाहर बैठे सॉल्वर्स रिमोट एक्सेस से रियल टाइम में सही जवाब सिस्टम में फीड करते। बिल्कुल शॉकिंग है ना? लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम बात करेंगे प्रशासनिक अव्यवस्था और उन तकनीकी कमियों की जिन्होंने आग में घी का काम किया। सिर्फ नकल माफिया ही सिस्टम को नहीं तोड़ रहे थे। अब इस क्लेरिकल ब्लंडर को ही देख लीजिए। कानपुर के श्रीमती रामकाली इकबाल बहादुर ऑनलाइन सेंटर पर जिस कमरे की टोटल कैपेसिटी सिर्फ 399 सीट्स की थी, वहां 819 कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी छोटी सी लिफ्ट में उसकी लिमिट से 2 गुने लोगों को भर दिया जाए। ये लापरवाही सच में समझ से बाहर है। और इस भयानक लापरवाही का नतीजा क्या निकला? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल तैयारी की कमी से एक के बाद एक कैस्केडिंग फेलियर्स सामने आए। कानपुर में सैकड़ों ईमानदार और मेहनती कैंडिडेट्स बिना कंप्यूटर्स के एग्जाम सेंटर के बाहर ही खड़े रह गए क्योंकि अंदर पैर रखने की जगह ही नहीं थी। प्रयागराज में बिल्कुल ऐसी ही कैपेसिटी क्राइसिस आई जिससे वहां भारी भीड़ और अफरा तफरी मच गई। मुजफ्फरपुर में तो सॉफ्टवेयर ही लॉन्च नहीं हो पाया क्योंकि वहां क्रिटिकल नेटवर्क ग्लिचेस थे और गोरखपुर से भी सीट्स की भारी कमी की रिपोर्ट्स आईं। इन सभी उदाहरणों से एक बात तो साफ है कि हजारों ईमानदार छात्रों के समय और मेहनत की कोई कदर नहीं की गई। और जब इतनी बड़ी गड़बड़ियां होंगी तो विरोध प्रदर्शन होना तो तय था। आइए देखते हैं हालात कैसे बिगड़े। बेइंतहा गर्मी, हाई स्टेक्स और पूरी तरह से प्रशासन के फेल होने के बाद कैंडिडेट्स का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा।
स्थिति को न्यूट्रल नजरिए से देखें तो जब कैंडिडेट्स को प्रॉपरली बैठने की जगह और चलने वाले कंप्यूटर्स नहीं मिले तो इस फ्रस्ट्रेशन में कुछ टेस्ट सेंटर्स के अंदर कंप्यूटर सिस्टम्स तक तोड़ दिए गए। विरोध इस हद तक बढ़ गया कि कानपुर प्रयागराज नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया गया। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि शांति बहाल करने के लिए भारी पुलिस बल को बुलाना पड़ा। तो आखिर अब आगे क्या? अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं जहां हम बात करेंगे कि अफेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए आगे के स्टेप्स क्या होने चाहिए। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल रीजन प्रयागराज ने इन कैंसिलेशंस की ऑफिशियली पुष्टि कर दी है और उन्होंने एक बहुत बड़ा आश्वासन दिया है कि जो भी ईमानदार उम्मीदवार इस गड़बड़ी का शिकार हुए हैं उन्हें परीक्षा देने के मौके से बिल्कुल वंचित नहीं रखा जाएगा। ये उन लाखों टेंस्ड कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। इस राहत के बाद आइए देखते हैं कि कैंडिडेट्स को इस एक्शन प्लान के तहत करना क्या है। 27 मई से शुरू होने वाली इन री एग्जामिनेशंस में शामिल होने के लिए तीनों स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पहला, ऑफिशियल चैनल्स पर लगातार नज़र बनाए रखें। एसएससी की वेबसाइट और अपना रजिस्टर्ड ईमेल रोज़ चेक करें। दूसरा, नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि पुराने एडमिट कार्ड्स पूरी तरह से इनवैलिड माने जाएंगे। और तीसरा, नए दिए गए वेन्यू पर एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी के साथ टाइम पर रिपोर्ट करें। ये स्टेप्स सच में बहुत वाइटल हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है।